नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज 26 नवंबर 2022 को है। 26 नवंबर आज ही के दिन 1949 को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत की संविधान सभा ने देश को सौंपा था, उसे स्वीकार किया था। उस संविधान सभा के उन तमाम 299 सदस्यों को, जिनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, संविधान निर्मात्री सभा का और संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री भीमराव अंबेडकर जी, उन तमाम महान आत्माओं को नमन करते हैं जिन्होंने नौ दिसंबर 1946 में इस संविधान सभा की पहली बैठक की, यानी संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने लगे। 11 सत्रों में 168 दिनों में ये तैयार हुआ। संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां हैं, जो अब बढ़कर 12 हो गई है। 1,45,000 शब्दों का है ये जो पूरा संविधान था। इसे सुंदर लेखनी से जिसे कैलीग्राफर कहा गया, बिहारी नारायण राजदा के हाथों से लिखा गया, जिसमें 400 जो मूल प्रति है, 432 पेन की निब लगी हो उससे, और 251 पन्ने का है, और 3 किलो 75 ग्राम का वजन है उनका, जो मूल प्रति है। वैसे भारत के विभाजन से पहले ये तैयार हुआ था। उसमें 389 सदस्य रखे गए थे, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 देशी रियासतों को दिए थे। परंतु जब इसमें 15 महिलाएं भी शामिल, परंतु जब देश के बंटवारा का होने का वो आ गया, तो इसमें 299 सदस्य रह गए। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। अब तक इस संविधान में 117वां संविधान संशोधन हो चुका है, जो SC/ST के सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के संबंध में। ये तमाम संविधान संशोधन की बात हो रही। आज ही भारत के प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में देश के प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी और तमाम न्यायविदों की उपस्थिति में देश को संविधान दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने 26/11 के दिन 14 साल पहले जो देश में आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, जो पाकिस्तान और उसके मित्र राष्ट्रों के इशारे पे किया गया था, उसके अपराधियों को अभी तक जो मूल अपराधी थे पाकिस्तान और अमेरिका के डेस्मंड हेडली, उनको अभी तक दंडित करने में
भारत नाकाम रहा और उस घाव को अभी भी अपने सीने में संजोया। उस घाव के बाद इस आतंकी घटना में शहीद हुए, इसमें कई आतंकी भी मारे गए। वो भारत के जाबाज सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया, पर जो शहीद हुए देश की रक्षा में, नागरिकों की सुरक्षा में, उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। तो भारत के संविधान दिवस के मामले में हमारा शुरू से ही विचार है, संविधान प्रायः जिसे देश का कहा जाता है, शासकों द्वारा शासन करने का विधान रहा है। अनेक राजा महाराजाओं के, अनेक शासकों के समय में उनके अपने विधान रहे। हमने विदेशी आक्रांताओं के से पहले के भी राजा रजवाड़ों के शासक रहे। ये सब निर्भर होता है विधान मजबूत शासक पर, उस देश की सजग तंत्र पर, मजबूत तंत्र पर और जागरूक नागरिकों पर, और संसार के आसपास के अन्य वातावरण पर। अन्य घटनाओं का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, उससे देश, व्यक्ति, समाज कमजोर हो जाते हैं। तो हमारा ये मानना है, संविधान तभी जीवित रहता है जब समर्पित शक्तिशाली युगदृष्टा शासक हो, उसका सजग और निष्पक्ष तंत्र हो, वह जागरूक नागरिक हो। इन तीनों के मेल से ही देश का संविधान जीवित रहता है। इनमें से भी कोई भी एक कमजोर हो जाए, देश का विधान कमजोर हो जाता है, देश की सीमाएं कमजोर हो जाती हैं। देश का नजरिया सोवियत संघ से हम देख सकते हैं। तो ये प्रकार के हैं भारत में सूर्यवंश, चंद्रवंश से लेकर पुलस कुल से लेकर कई शासकों का शासक न शाक्य रहे, चोलों का रहा, अशोक का रहा, चंद्रगुप्त का रहा, उसके बाद विदेशी आक्रांता आए, उनके शासकों का भी विधान अपने अनुसार, शासकों के शासन करने के साथ ही विधान बदल जाते हैं। अंग्रेजों का आया, अंग्रेजों का ब्रिटिश जो यहाँ पर शासन चला, उसके अनुसार हमारी शिक्षा, चिकित्सा, हमारे इतिहास, न्याय प्रणाली, सारा बदलाव, चिकित्सा का बदलाव किया गया। उससे पहले मुगल आक्रांताओं का समय आया, उस समय भी शासक के अनुसार विधान आया। तो 1947 में जब ये चले गए अंग्रेज, तो उन्होंने भी अपना एक विधान, उनका विधान हटा, तो उस विधान में शिक्षित, पल्लवित, पोषित लोगों ने जो देश में अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ आवाज उठाए थे, उन्होंने एक विधान बनाया बहुत सोच समझ के। परंतु परफेक्ट जिसे कहते हैं पूर्ण, केवल परमात्मा के अलावा कुछ नहीं होता। इसीलिए अब तक 75 सालों में 117 बार संशोधन कर दिया गया, जिसका मूल जो लिखा गया है संविधान की उद्देशिका, उसमें लिखा था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। ये एक उद्बोधन उद्देश्य का थी। जैसे हमने पहले भी कहा, संविधान शासन का विधान है। ये तमाम विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के बाद भी शासकों की कुछ कमजोरी रही। वो तंत्र उतना विकसित नहीं कर पाए या देश के नागरिकों को वो समझा नहीं पाए। उस लोकतंत्र की संभावना को जो राजशाही में रहने वाले, जिन लोगों ने शताब्दियों तक गुलामी का दंश झेला हो, उसमें जीने के लिए अभिशापित रहे, उन लोगों को लोकतंत्र की एकाएक खुली हवा में कैसे लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र किसे कहते हैं, केवल आओ और वोट दो, दलीय लोकतंत्र यहाँ हो गया, जबकि नागरिकी लोकतंत्र की जरूरत थी। इस देश का हर नागरिक को हम नागरिक नहीं बना पाए, भले ही हम इस आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75वां साल मना रहे हैं, परंतु देश की हकीकत यह है कि देश के हम आम नागरिकों को आज भी भारतीय नहीं बना पाए, देश को अपना नाम भारत नहीं दे पाए। देश की भारत की अपनी भाषाओं में, जिसे 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं लिखी हैं, जिसमें तमिल, हिंदी, संस्कृत से लेकर उड़िया, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, इन तमाम 8वीं अनुसूची में आने वाली भारतीय भाषाओं में हम शिक्षा, न्याय, रोजगार, शासन नहीं दे पाए। आज भी 75 साल बाद देश का नाम उन्हीं अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ हे नाम इंडिया रखा गया है। भारत नाम के लिए तरस रहे हैं देश के तमाम विदेशों में भारत के प्रतिनिधि बने दूतावास और उच्चायुक्त भारत के नाम को नहीं, इंडिया के नाम को आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है आज संविधान की मूल प्रति में भी इंडिया लिखा है और अंग्रेजी को ही देश, अंग्रेजों की भाषा, जिन्होंने देश के लाखों सपूतों को कत्लेआम किया, देश की अरबों खरबों की संपत्ति को लूट कर यूरोप ले गए, अपने देश ले गए, जिन्होंने देश की संस्कृति को मिटाने का काम किया, देश की व्यवस्था को जड़ीजोड़ करने का काम किया। आज हम उन्हीं की भाषा में देश के नौनिहालों को उन्हीं के द्वारा स्थापित तंत्र के आसपास ही देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का जब तक देश के लोगों को ये न पता चले मैं कौन हूँ, हम भारतीय हैं, इससे पहले ये हो गया कि हम इस देश के राजनेताओं ने अपने दलीय स्वार्थों के लिए, पद लोलुपता के लिए, अपनी गुलाम मानसिकता में दबे रहने के कारण, अपनी अदूर दृष्टि के कारण, भारतीय इतिहास और संस्कृति के दृष्टिकोण के अभाव के कारण उसको इस देश के तंत्र में, इस देश के नागरिकों तक, इस देश के स्वाभिमान को नहीं। कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जिस प्रकार से पूर्वोत्तर में असम में बहुत स्वाधीनता संग्राम हुए, कई सालों तक, वहाँ तक शताब्दियों तक बड़े शासकों का रहा, परंतु हमारे इतिहास को आज अंग्रेजों के जाने के बाद इस प्रकार बना गया है कि गुलामी के इतिहास तक ही सीमित कर दिया गया। उससे पहले भारत का गौरवशाली इतिहास था, जो सोने की चिड़िया का इतिहास था, जो शिक्षा में विश्वगुरु का इतिहास था, जो वीरों वीरांगना का इतिहास था, जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत
के वीरों को रोंदने का इतिहास था, उनको हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाए, उनको सही जगह नहीं दे पाए। हम अपनी संतति को 75 सालों से केवल गुलामी का इतिहास पढ़ाते रहे, देश को मान मर्दित करते रहे। तो इसी कारण देश का तंत्र सजग नहीं हुआ। देश में लोकतंत्र में जीने के लिए खुली सांस लेने वाला नागरिक नहीं बना पाए। हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पे जनता को विभाजित कर गए। हम देश की नागरिकों को जातिवाद और क्षेत्रवाद और नस्लवाद में बांट गए। हम देश के नागरिकों को भारतीय नागरिक होने का गौरव नहीं दिला पाए। ये कमजोरी हमारे तंत्र में रही। हम ये कहते हैं जिसमें ये कहा गया था कि रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ऐ सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ गई। रोशनी कहाँ गई? सवाल इस देश के आने वाली संतति का है, वर्तमान का है। भारत के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संसार में रूस हो, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, ये संसार में ताकत के बल पर राज कर सकते हैं, पर कल्याणकारी, न्यायप्रिय और सबके हितों के लिए राज करने का काम केवल भारत का है। भारत ने जो कभी कहा गया था कि भूभाग नहीं, सच सच मानव के हृदय जीतने का काम किया। हमने समय शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और वंचित पीड़ितों को हमेशा गले लगाने का काम किया। संसार में यहूदियों का जितना कत्लेआम हुआ, उनको शरण देने का काम भारतीय ने। पारसियों का खाड़ी देशों में जितना प्रकार से कत्लेआम होने का काम किया, उनको शरण देने का भारत में किया। परंतु भारतीय शासकों को सोचना चाहिए था 1947 के बाद देश का जो जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर अंग्रेजों ने विभाजन कराया, इसके लिए जीना ही नहीं अंग्रेज दोषी हैं। जो 20 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, उसके लिए अंग्रेज ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने केवल भारत में नहीं, उन्होंने संसार के अफ्रीका से लेकर तमाम देशों में जो उपनिवेश है उनके टुकड़े किए, ताकि भविष्य में हमारे खिलाफ न उठ पाए। ये विभीषिका थी। तो देश में इस प्रकार का विधान बनना चाहिए था। आम जनता को शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन मिले। ये जिम्मेदारी सरकार की होनी। ये नहीं होना चाहिए मुट्ठी भर चावल दे दिया आज की तरह, ये नहीं चलेगा। जरूरतमंदों को हो, सारी महिलाओं को फ्री। अरे जो कर सकते हैं, सक्षम हैं। हमारा चरित्र इतना गिर गया। स्विट्जरलैंड के लोगों ने जो सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान को मना कर दिया। हमें बहुत सक्षम है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। और हमारे देश में महिलाएं बस में फ्री, बिजली फ्री, पता नहीं क्या क्या फ्री, केवल चुनाव जीतने के, जनादेश के हरण के लिए, नागरिक लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए नहीं। हालत ये हो गई है आज देश के 75 साल जो हम मना रहे हैं, उसमें ये हालत हो गई है कि देश के आम नागरिक से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और शासन कोसों दूर हो गया। आम आदमी न्याय नहीं पा सकता, चिकित्सा नहीं पा सकता है। सारी व्यवस्था थैलीसाओं के हवाले हो गई। लूट खसोट का कल्याणकारी राज का नहीं, पानी बिकने बैठ गया। जो प्याऊ लगाते थे हमारे यहाँ, ये स्थितियां हो गई। इसके लिए तंत्र जिम्मेदार है। देश की संतति, देश को आने वाली संतति को हम किस प्रकार का सहारा देंगे, किस प्रकार का वो देंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें इतना खुशहाल है कि स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने आज़ादी का, गुलामी की कलंक से हमें मुक्त करके ये आज़ाद भारत दिया। हम इस भारत को कितना अच्छा करें। हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ, हमारे से पहले की परिस्थितियाँ कुछ खराब रही हो। हमारा दायित्व है आज जो गलत हो, इसीलिए हमने कहा बहुत अच्छा किया नरेंद्र मोदी ने धारा 370 और 35 हटाकर कश्मीर में जो आतंकी शिकंजा था उस पर अंकुश लगाने का काम। राम मंदिर पे जो कलंक भारतीय गौरवशाली संस्कृति और भारतीय अस्मिता पे आक्रांता ने लगाने की कोशिश की थी, उसको मिटाने का काम किया। महिलाओं पर जो 3 तलाक का था उसे मिटाने का काम किया। समान नागरिक संहिता बनी। परंतु भ्रष्टाचारियों को
चाहे किसी दल का, उस पर अंकुश लगना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलने, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। मजबूती से भारत को विश्व में, पूरे दुनिया को नया राह दिखानी है। शासन और ज्ञान और विकास का एक रास्ता दिखाना है। उसके लिए भारत को महाशक्ति बननी होगी। चीन की तरह नहीं कि यहाँ पे कोरोना की महामारी फैला दी। संयुक्त राष्ट्र की तरह, विश्व पितामह की तरह असहाय होकर देखने के लिए ऐसी हमें मजबूत रहेंगे, तभी हमारी आवाज में ताकत होगी। कायरों की आवाज नहीं सुनी जाती, असहाय लोगों की आवाज को नहीं सुनी जाती है। इसलिए मजबूत भारत का विश्व के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं आशा और शब्दों के साथ विधान दिया, संविधान दिया, पर नाम भाषा को हमने लेना है। इसीलिए भारतीय भाषा आंदोलन आज भी देश की आज़ादी के लिए जंग जारी रखी हुई है। और प्रधानमंत्री को हर दिन देश की आज़ादी के लिए, देश को भारत नाम दिलाने के लिए, देश की भाषाओं में जितने भी भारतीय भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तमिल तेलुगु से लेकर उड़िया, बंगाली से लेकर हिंदी तक, सब में राजकाज मिले, सब में शिक्षा मिले, सब में रोजगार मिले। जिस प्रांत की जो भाषा है उसमें उसे न्याय और शासन का अधिकार मिले, यही हमारी इच्छा है। जय भारत, जय भारती।